हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है, ये क्लास 10th के हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का कंटिन्यूएशन में हम अब इस लेक्चर में करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में कवर अप किया था। यहाँ से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट रहेगा वो रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे होगा, इस टॉपिक में हम ये स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक कह रही है, उसका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज यहाँ से जो है वो है कि वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों ऑर्गेनिजम्स को सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी, जबकि हमारे पास एसेक्सुअल तरीके हमने देखा बहुत सारे हैं। तो ऐसा क्यों है कि एसेक्सुअल तरीके के बदले मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है? तो इसका आंसर चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम ये देख लेंगे भाई एसेक्सुअल में क्या प्रॉब्लम रही है, तभी हम सेक्सुअल के एडवांटेजेस की तरफ जा पाएंगे। तो वापस चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर किसी ऑर्गेनिज्म का हो रहा है तो उसमें सेल्स डिवाइड हो रहे हैं और नए सेल्स बन रहे हैं, नए सेल से नए इंडिविजुअल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल में क्या है, एक सेल डिवाइड हो रहा है और उसके जैसे बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं। इस तरीके के डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा माइटोसिस का बैकग्राउंड समझते हैं कि वो क्या होता है। अब माइटोसिस को अगर हम समझें तो हम एक एग्जाम्पल से यहाँ देखते हैं कि एक सेल हमने यहाँ पर लिया जिसके पास 2 क्रोमोसोम है, एक ये रेड से शो करा है और एक ये दूसरे ब्लू कलर से शो किया है। तो ये क्या है, एक सेल जिसके पास 2 क्रोमोसोम हैं। इस सेल को डिवाइड होना है माइटोसिस से। तो यानी कि इस सेल से बनने चाहिए ये 2 सेल्स, एक ये और एक ये, और इन दोनों सेल्स के पास भी 2 क्रोमोसोम्स होने चाहिए जो इसके जैसे दिखेंगे। तो माइटोसिस में कैसे चल रहा है काम? माइटोसिस में काम चल रहा है कि सबसे पहले तो ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है ये कैसे जाएंगे 2 सेल्स के अंदर बराबर के। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मम्मी के पास एक ही पेंसिल है और 2 बच्चे हैं, उनको देनी है, तो कैसे देंगी? या तो दूसरी पेंसिल लाएंगी सेम और दोनों को एक एक दे देंगी, यही तरीका है, या तोड़ के दे देंगी, आधी तुम ले लो आधी तुम ले लो। तो आधी आधी लेने से क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाएगा, मतलब क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो बेटर क्या है कि मार्केट से एक और सेम तरह की पेंसिल लाई जाए और दोनों बच्चों को एक एक दे दी जाए। तो सेल भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। अगर इसके पास ये 2 क्रोमोसोम है और दोनों को 2-2 देने हैं, तो पहले तो वो अपने क्रोमोसोम के नंबर को डबल करेगा। ठीक है, यानी कि इसकी भी एक कॉपी बना लेगा, इसकी भी एक कॉपी बना लेगा। तो यहाँ बन गई, ये देखिए एक कॉपी ये बन गई इसकी, और यहाँ पर ये ब्लू वाले की 2 कॉपीज़ बन गई। अब इनमें कुछ अलाइनमेंट्स होती हैं, सेल डिवीज़न होती है, और एक कॉपी एक सेल में चली गई, एक कॉपी एक सेल में आ गई। सिमिलरली ब्लू की एक कॉपी इधर चली गई और ब्लू की एक कॉपी इधर आ गई। तो अब जो डॉटर सेल बने उनके पास, दोनों के पास 2-2 क्रोमोसोम्स आ गए एंड दे लुक लाइक देयर पेरेंट। जैसे पेरेंट के पास 2 जिस तरीके के क्रोमोसोम्स थे, अब इसी की कॉपी हुई थी ना, जैसे फोटो कॉपी करके रख ली, तो इसी की कॉपी बनी और एक एक दोनों के पास आ गए। तो ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपस में भी आइडेंटिकल हैं और ये पेरेंट के भी आइडेंटिकल हैं। अब बिल्कुल जेनेटिकली हम इनको आइडेंटिकल मानते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि 100% आइडेंटिकल है, क्योंकि इनमें क्योंकि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो 100% एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं है। तो जो वेरिएशन आएगी वो बहुत कम आएगी, बहुत कम आएगी, लेकिन बहुत कम वेरिएशन आएगी। तो यहाँ पर सेम डीएनए ट्रांसफ़र हो गया, और ये ज़रूरी भी है कि हमें डीएनए सेम रखना है। अगर डीएनए में चेंजेस आ गए, हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है पूरा, कि अगर डीएनए कॉपी में कोई ड्रास्टिक चेंज आ गए, ठीक है, ये डीएनए
आया इसके अंदर और ये तो ये बना ही नहीं, ये तो कोई और ही डीएनए बन के आ गया, कुछ और ही इसकी चेंजेस आ गए, इतने ज़्यादा चेंजेस इसमें आ गए कि ये अपने सेलुलर एपरेटस के साथ मिलकर काम ही नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके का सेल ग्रो ही नहीं करेगा अगर इसमें पूरे अलग अलग चेंजेस आ गए। तो हम चाहते हैं कि जो डीएनए की कॉपी हो रही है वो सेम रहे, लेकिन वेरिएशंस आने ज़रूरी है, क्योंकि अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो स्पीशीज़ का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कभी कभी कुछ कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स वेरिएशंस के साथ आते हैं और अडेप्ट कर पाते हैं नए कंडीशंस के साथ, वो सर्वाइव कर जाते हैं। जो पुरानी ही लेकर चल रहे हैं वो नए कंडीशंस को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एग्जांपल पढ़ा था बैक्टीरिया का, कि अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस में टेम्परेचर बढ़ गया तो वो बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे जिनके पास उस टेम्परेचर को झेलने की थोड़ी सी वेरिएशंस आ जाएंगी। जो पुराने के साथ कर रहे हैं उनकी दे विल डाई। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई ये तो पूरा का पूरा डीएनए कॉपी हो रहा है। हाँ, हमें पूरा का पूरा डीएनए कॉपी चाहिए, लेकिन हमको कुछ वेरिएशंस भी चाहिए, क्योंकि वेरिएशंस ही हमारी स्पीशीज़ के सर्वाइवल को इंश्योर करता है। अगर ज़्यादा वेरिएशंस मतलब वेरिएशंस बिल्कुल नहीं आएंगे तो स्पीशीज़ सर्वाइव नहीं कर पाएंगी अगर कोई एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं तो अब हमारी दो रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई डीएनए कॉपी भी अच्छे से हो जाए और वेरिएशंस भी आ जाएं। अब इसका हमें सॉल्यूशन मिला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि हाँ, डीएनए भी मेंटेन रहे और वेरिएशंस भी आए। अब कैसे आएगा? हम मान के चलते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म है, वक्त के साथ साथ जो भी इसमें वेरिएशंस इसके पुराने एंसेस्टर्स से आते जा रहे हैं, इसके अंदर कुछ वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो गए। इसी तरीके से एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो गए। अगर हम इन दोनों से जोड़ दें तो हमारे पास बहुत सारे न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएशंस आ जाएंगे जो स्पीशीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये होता कैसे है, कैसे पॉसिबल होगा कि एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म से कुछ कुछ सेल्स को मिला दिया जाए? तो ये कुछ इस तरीके से, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स के मेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, ह्यूमन बींग्स के फीमेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब अगर हमने इसकी बॉडी का एक सेल लिया तो इसके पास भी 46 क्रोमोसोम होंगे। इसकी बॉडी का एक सेल लिया और इसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स हो गए और इन दोनों को मिला दिया तो हमारा तो नंबर 92 बन गया। 46 + 46 92। तो क्या 92 ह्यूमन स्पीशीज़ के क्रोमोसोम का नंबर है? नहीं, तो ये तो स्पीशीज़ ही नहीं बनेगी। तो दिस मेथड विल नॉट वर्क कि अगर हम सीधा का सीधा एक सेल यहाँ का और एक सेल यहाँ का लेकर के कुछ उसको मिक्स कर दें और एक नई वैरायटी डेवलप कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या बची हमारे पास? हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पॉसिबिलिटी बनी कि मेल क्रोमोसोम से, जो मेल हमारा ऑर्गेनिज्म है उससे जो हमारे एक सेल आए, ठीक है, जिसका क्रोमोसोम नंबर हम यहाँ पर आधा कर सकें, यानी कि 46 का आधा हो गया 23। मेल में 46 क्रोमोसोम्स थे, उसका हमने नंबर आधा करके ले लिया 23। इसकी ऐसी कुछ डिविजन्स हुई जिससे कि हमारे आधे क्रोमोसोम्स बन गए। ऐसे ही फीमेल की भी कुछ डिविजन्स ऐसी हुई जिसमें इसका भी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। अब ये 46 के 23 इसमें आ गए, 46 के 23 इसमें आ गए। इन सेल डिविजन्स को हम बोलते हैं मियोसिस, जिसमें कि क्रोमोसोम का नंबर हमारा हाफ हो रहा है। और जो सेल बने, इन सेल का हमने स्पेशल नाम दे दिया। इन सेल्स को हमने कह दिया कि ये बन गए हमारे जर्म सेल्स। ये मेल जर्म सेल, ये फीमेल जर्म सेल। अब ये मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल जब फ्यूज होगा तो 23 + 23 विल मेक 46 क्रोमोसोम। अब इनको अगर हम मिला दें तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और जब ये मिलकर बन जाएगा
46 क्रोमोसोम का, तो इसको हम बोलेंगे जाइगोट। अब इस जाइगोट के पास 46 क्रोमोसोम आ गए, कुछ वेरिएशंस इसकी आ गई, कुछ वेरिएशंस इसकी आ गई, और हमारे पास ये एक न्यू इंडिविजुअल बना जो वेरिएंट है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी एक मतलब बच्चा है, इट looks like parent but it is not genetically identical to the parent. जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होता पेरेंट का, बट रिजेम्बलेंस है। दे लुक लाइक देयर पेरेंट बट दे आर जेनेटिकली, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, कुछ वेरिएशंस के साथ हमारा न्यू इंडिविजुअल बनता है, तो इसलिए हमारी वेरिएशंस आ जाती हैं। सो अब ये बन गया हमारा जाइगोट, और इस फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये जाइगोट 46 क्रोमोसोम का बन गया, अब इसके नंबर मेंटेन रखना है। बॉडी के हर सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स ही हैं, कहीं का भी सेल उठा के देख लें 46 क्रोमोसोम है, तो अभी इसका नंबर मेंटेन रखना है। तो नंबर मेंटेन रखने के लिए कौन सी डिवीजन होगी? नंबर मेंटेन रखने के लिए होगी माइटोसिस। जैसे इसमें 2 थे तो 2 के 2 ही रहे। अब तो जाइगोट बन चुका है हमारा, और जाइगोट से बनेगा हमारा नया इंडिविजुअल। अब नए इंडिविजुअल के हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, तो अब जाइगोट में कौन सी डिविजन्स लगेंगी? माइटोसिस। उससे बनेगा हमारा नया ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सो अब ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बेसिक आइडिया है कि क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं सो दैट आपको देखने में अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर हम एक और बात देखते हैं कि जो मेल से जर्म सेल बनते हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब मूव कर सकते हैं। और जो फीमेल के जर्म सेल होते हैं उनके पास फूड स्टोर होता है और वो लार्ज होते हैं। ये छोटे और चल सकते हैं, ये लार्ज होते हैं, फूड स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि जाइगोट को ग्रो करने के लिए फूड स्टोरेज चाहिए। तो एक सेल ने फूड स्टोर करके रख लिया। अब ये अगर दोनों सेल बड़े और भारी बन जाएंगे तो एक दूसरे से फ्यूज़ कैसे करेंगे? एक को तो चल के आना पड़ेगा दूसरे के पास। तो इसलिए मेल सेल्स आर स्मॉल एंड मोटाइल whereas फीमेल जर्म सेल्स आर लार्ज एंड दे कैन स्टोर फूड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है जो हमारी जर्म सेल्स के लिए लिखी हैं कि ये, और हाँ, जैसे अभी हमने ये जो जर्म सेल्स के बारे में बात करी कि मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल अलग होता है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में अलग पाया जाता है। अगर हम बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात देखें, जो बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे एल्गी हैं और फंजाई हैं, हम बहुत अगर बेसिक ऑर्गेनिजम्स की बात देखें तो उनमें कई केसेस में जर्म सेल्स सिमिलर भी हो सकते हैं। क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की अब बात करना शुरू करेंगे यहाँ से, तो हमारा ध्यान ज़्यादा इस बात पर रहेगा कि मेल छोटे और मोटाइल हैं और फीमेल बड़े और फूड को स्टोर करके रख सकते हैं। अब यहाँ से जो हमारा बेसिस स्टार्ट हुआ कि भाई ए सेक्शुअल से ज़्यादा सेक्शुअल की तरफ जाने की ज़रूरत क्या थी? सेक्शुअल की तरफ जाने की ये ज़रूरत थी, एक तो हमारा डीएनए मेंटेन रहना चाहिए और दूसरा वेरिएशंस आनी चाहिए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी और ह्यूमन बीइंग्स में भी। तो इस लेक्चर का जो पार्ट रहने वाला है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है हम वो पढ़ेंगे। और यहाँ से आपको एक टर्म और याद रखनी है कि फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये टर्म आपको याद रखनी है कि एंजियोस्पर्म्स आर कॉल्ड एज दी फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावर्स आ रहे हैं वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बाकी जो रूट, स्टेम्स और लीव्स हैं वो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। तो ज़रा पार्ट्स देख ही लें हम। ये तो प्लांट के पार्ट हो गए। अब हम अगर पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो फ्लावर्स के भी हम पार्ट्स स्टडी कर लेते हैं। तो दिस इज़ अ जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर कि फ्लावर के पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बॉटम से स्टार्ट करते हैं जहाँ से फ्लावर
जुड़ा हुआ होता है स्टेम के साथ, तो दैट इज नोन एज द स्टॉक और द पिडंकल। ये हिस्सा जहाँ से प्लांट जुड़ा होता है स्टेम के साथ। इसके ऊपर एक स्वोलन सा मोटा सा पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल क्या पार्ट है? इसके ऊपर बाकी सारे पार्ट्स का ये बेस बना के रखता है। बाकी 4 मेन पार्ट्स हैं प्लांट के, उनका ये बेस बना के रखता है। अब फर्स्ट अगर हम मेन पार्ट की बात करें, दैट इज सेपल। सेपल्स जो ये ग्रीन कलर का पार्ट है प्लांट के एंड पर, ये फ्लावर के एंड पर सॉरी, जो बड की फॉर्म में, जब प्लांट जो ये फ्लावर है ये कली की फॉर्म होता है, तब ये सेपल्स इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये सेपल्स ग्रीन पार्ट है। इसके बाद जो बहुत खूबसूरत पार्ट, जिसको कि सबसे अट्रैक्टिव पार्ट कहा जाता है, जो आप फूल देखते हैं और उसके कलर्स देखते हैं, रेड कलर का है या कुछ है, वो आप जो पार्ट मेन ऑब्जर्व कर रहे हैं वो पेटल्स हैं। जैसे पूजा में अगर आप थाली लगा रहे हैं तो पेटल्स तोड़कर आप रख लेते हैं और सेपल्स आप फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये पेटल्स और सेपल्स। अब पेटल्स इतनी ब्राइट कलर्ड क्यों होती है? आई होप ये आंसर तो सबको मालूम होगा कि पेटल्स का इतना, कमेंट में भी लिख सकते हो मेरे आंसर देने से पहले, अगर पॉज करके लिखना चाहो तो। पेटल्स का इतना ब्राइट कलर्ड होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि पॉलिनेशन हो सके। अब ये पॉलिनेशन क्या है ये आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। पेटल्स दे आर ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, और पेटल्स में ही सेंटेड, फ्रेग्रेंस, परफ्यूम्ड, ये पेटल्स की ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। खुशबू का पर्पस भी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट हो गए। अब ये जो 2 पार्ट है ये नॉन एसेंशियल पार्ट है, ये रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं प्ले करते। रिप्रोडक्शन में जो रोल प्ले करता है वो मेल और फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट है। तो चलिए पहले मेल पार्ट स्टडी करते हैं, क्योंकि वो सिंपल है। मेल पार्ट में आपको दिखेगा एक ये बायलोब्ड जैसा स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, दिस इज एंथर, और एक लंबी सी आपको ब्रांच जैसी चीज़ दिख रही है, दिस इज फिलामेंट। तो ये एंथर और फिलामेंट दोनों मिलाकर बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज नोन एज स्टेमन। अब चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो ये बीच में आप बड़ा सा हिस्सा देख रहे हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये स्टिग्मा जो सबसे ऊपर है, फिर ये स्टाइल, फीमेल जी स्टाइल कहते हैं, ठीक है। तो स्टाइल, एंड लास्ट में ये स्वोलन पार्ट, थोड़ा सा मोटा पार्ट है, विच इज़ कॉल्ड ओवरी। इस ओवरी के अंदर है ओव्यूल, ठीक है। सो दीज 3 पार्ट्स अलॉन्ग विद ओव्यूल, इसको हम बोलते हैं पिस्टल या कार्पल, या ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब याद कैसे रख सकते हैं? पिस्टल फीमेल है और स्टेमेन मेल है। स्टेमेन में देखो वर्ड आ रहा है मेन, अगर हम ये हटा दें तो स्टेमेन में वर्ड आ रहा है मेन, और मेन किसके लिए होता है? मेल। तो ये मेल पार्ट हो गया, और जो दूसरा पार्ट आपका बचा पिस्टल या कार्पल, दैट इज फीमेल। थोड़ा क्लियर कर देते हैं सो दैट डायग्राम्स बिकम क्लियर टू यू। सो ये था आपका पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अब ये मैंने एक जनरलाइज बनाया है जिसमें मैंने आपको मेल और फीमेल दोनों एक ही फूल पर शो कर दिए, ठीक है। अब क्या ये हमेशा है कि हर फूल में मेल और फीमेल पार्ट होगा? नहीं, हर फूल में मेल और फीमेल पार्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से हमारी क्लासिफिकेशन शुरू होती है टाइप्स ऑफ फ्लावर्स की, ठीक है। ये आई कैन, मैं 2 मिनट यहाँ रुक सकती हूँ इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द नोट्स, ठीक है। ये सबकी डिटेल्स हैं, ये स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं, और यहाँ से भी ये ओव्यूल। और अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर्स की। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स क्या हैं? 2 तरह के फ्लावर्स हैं जो अभी हमने ऊपर स्टडी करा, जिसमें हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर स्टडी किया है जहाँ फीमेल पार्ट भी और मेल भी। इसको कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। लेकिन अगर किसी फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट और सिर्फ फीमेल पार्ट है, तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनी मतलब 1, एक ही
सेक्सुअल ऑर्गन है, बाय मतलब टू, तो इसमें 2 सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं। एग्जाम्पल्स याद करना ज़रूरी है। हाइबिस्कस, मस्टर्ड और रोज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, और पपाया एंड वाटरमेलन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में अगर सिर्फ स्टेमेन है, अगर सिर्फ मेल पार्ट है स्टेमेन वाला, तो उसको हम स्टेमिनेट फ्लावर बोलेंगे, और अगर सिर्फ पिस्टल है तो उसको हम पिस्टलेट फ्लावर बोलेंगे। तो यहाँ से हमने क्लासिफिकेशन करी है फ्लावर्स की। यूनिसेक्सुअल, एक ही सेक्सुअल ऑर्गन है उसमें, या तो वो मेल होगा तो स्टेमिनेट फ्लावर, अगर सिर्फ फीमेल होगा तो पिस्टलेट फ्लावर, और अगर दोनों प्रेजेंट है मेल और फीमेल, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ बायसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो ये आपका पिस्टलेट, स्टेमिनेट, और ये आपका बायसेक्सुअल फ्लावर। अब फ्लावर्स हमने पढ़ लिया, हमने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए। अब क्या करना है हमको, मेल और फीमेल को ज्वाइन करवाना है। अब मेल और फीमेल में कैसे ज्वाइन होगा, हमारा जो ये एंथर है ये बनाता है पोलन ग्रेन। एंथर जो है ये बनाता है पोलन ग्रेन्स, और इन पोलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं मेल गैमीट्स, और यहाँ पर हमारा ये ओव्यूल होगा, और ओव्यूल के अंदर होते हैं हमारे फीमेल गैमीट्स। तो अब मिलना है इस मेल गैमीट को इस फीमेल गैमीट के साथ, यानी कि पोलन ग्रेन्स आएंगे और अपने साथ मेल गैमीट को लेकर के आएंगे और दे देंगे फीमेल पार्ट को, तभी मेल और फीमेल के सेल्स ज्वाइन होंगे। अब यहाँ पर है, देखो फूल तो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग मेल फीमेल भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। अब ट्रांसफ़र होना है एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर। इस ट्रांसफ़र को बोलते हैं हम पॉलिनेशन। इस ट्रांसफ़र को क्या बोलते हैं हम, पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन कैसे होगी, ये पॉलिनेशन होने के 2 तरीके हैं, एक है सेल्फ पॉलिनेशन, एक है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है, बायसेक्सुअल फ्लावर अगर है तो उसमें वहीं से एंथर निकले और वहीं के स्टिग्मा पर आकर गिर गए, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। सेल्फ मतलब खुद, खुद हो रहा है, मतलब अपने ही फूल के अंदर खुद से पॉलिनेशन हो रहा है। या सेल्फ पॉलिनेशन वो भी हो सकता है कि एक फूल से दूसरे फूल, लेकिन वो फूल सेम प्लांट पर हो, उसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, या तो सेम फ्लावर में हो या अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, इसको भी हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, जब एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलकर पहुंच जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। इन डिफरेंसेस के स्टडी से आप इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस खुद से फ्रेम आउट करेंगे और मुझे कमेंट में लिख के देंगे कि भाई कौन से एडवांटेजेस हैं और कौन से डिसएडवांटेजेस हैं सेल्फ के और क्रॉस के, क्योंकि हम तो सिर्फ कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पर भी आ सकता है। तो चलिए हम इनको कंपेयर करके देखते हैं कि सेल्फ और क्रॉस में क्या कंपैरिजन है। तो सेल्फ की सबसे पहले तो हम करेंगे डेफिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये तो पता ही है हमको कि पॉलिनेशन हो रहा है तो एंथर से स्टिग्मा पर जा रहा है, कहाँ पर, ऑफ द सेम फ्लावर। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ऑफ द सेम फ्लावर या अनदर फ्लावर born on the same plant। और क्रॉस में क्या है, वही है, पहली लाइन तो वही आएगी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर born on different plant of same species। ठीक है, दूसरे प्लांट के दूसरे फूल पर जाएगा लेकिन स्पीशीज सेम होनी चाहिए, उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन हो रहा है तो
जा तो रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर, लेकिन सक्सेसफुल पॉलिनेशन उसी को कहते हैं जब सेम स्पीशीज के ऊपर जाकर गिरता है। अब अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो कोई एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं है कि भाई कोई आएगा तो यहाँ से पोलन उठाएगा और वहाँ देगा। भाई सेल्फ है, अपने ही फूल में हो रहा है तो किसी और की क्या ज़रूरत है। और ये तो कई फूल ऐसे होते हैं जो खुलते भी नहीं हैं, बंद के अंदर ही सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। तो इनमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप हमें किसी की ज़रूरत नहीं है भैया कोई आएगा और हमको देगा, नो। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में एक एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत है, चाहे वो विंड हो, चाहे वाटर हो, चाहे इंसेक्ट हो। अब सेल्फ पॉलिनेशन अगर होना है तो एंथर और स्टिग्मा को सेम टाइम पर मैच्योर होना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया और एंथर अभी मैच्योर ही नहीं हुआ, या एंथर मैच्योर हो गया स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ, तब तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगी। एक दे रहा है दूसरा ले नहीं पा रहा, या पहला वाला लेने के लिए तैयार है दूसरा देने के लिए तैयार नहीं है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। और क्रॉस में तो कभी भी हो सकता है, चाहे एंथर पहले मैच्योर हो जाए चाहे स्टिग्मा, क्योंकि दूसरे फूल से आना है, तो इसमें डिफरेंट टाइम पर मैच्योरेशन हो सकती है। सेल्फ पॉलिनेशन, फूल अगर बंद भी है, खुलना ज़रूरी नहीं है फूल का, तो सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में फूल का खुलना ज़रूरी है। अब सेल्फ पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स वेस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अंदर ही फूल के पास ही जाना है, तो प्लांट को बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनाने के लिए अपनी एनर्जी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कम नंबर्स ऑफ पोलन ग्रेन से ही काम चल जाएगा। वेयर एज इन क्रॉस पॉलिनेशन बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी वेस्टेज हो सकती है पोलन ग्रेन्स की। सेल्फ पॉलिनेशन में फिर वही है कि आपका जेनेटिक मेकअप सेम रहेगा, ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगी, और क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत सारी वेरिएशंस आना पॉसिबल है। ठीक है, इसमें वेरिएशंस आएंगी और इसमें वेरिएशंस नहीं आएंगी। सेम पॉइंट दोबारा आ गया, इट डज नॉट लीड टू वेरिएशन, इट लीड्स टू न्यू कॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन। तो आई होप आपको सेल्फ और क्रॉस का कंपैरेटिव पता चल गया। अब आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के लिखेंगे। नाउ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, क्या क्या तरीके हैं पॉलिनेशन करने के लिए, क्रॉस के लिए ज़रूरी है ये। तो क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए या तो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होंगे, या वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होंगे, या इंसेक्ट्स भी पॉलिनेशन का काम कर सकते हैं, और एनिमल्स भी पॉलिनेशन का काम कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट होता है ना जो काम करवा देता है, तो ये सब एजेंट की तरह ही काम कर रहे हैं कि लाओ भाई हम तुम्हारे पोलन ग्रेन्स इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दें। तो ये हमारे कौन है, एजेंट्स। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है इसके बाद, क्या प्रोसेस चलता है इसके बाद, किसके बाद, पॉलिनेशन के बाद। पॉलिनेशन के बाद, पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन में हो रहा है कि भाई स्टिग्मा के पास पोलन ग्रेन आ गए। अब यहाँ पर देखिए स्टिग्मा के पास पोलन ग्रेन्स आ गए। इन पोलन ग्रेन्स के पास 2 मेल गैमीट्स हैं। अब जैसे ही ये पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पर बैठा, यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए, पोलन ग्रेन्स ने कुछ केमिकल्स निकाले, स्टिग्मा ने कुछ केमिकल्स निकाले, और यहाँ पर पोलन ग्रेन्स की कंपैटिबिलिटी चेक हुई। हाँ भाई इसी स्पीशीज़ का है, कोई और तो नहीं आके बैठ गया, क्योंकि अगर किसी और, अब मान लो मैंगो के ऊपर एप्पल का पोलन ग्रेन आ गया तो वो वेस्ट है। तो अगर मैंगो के ऊपर मैंगो का ही पोलन ग्रेन आएगा तो स्टिग्मा विल अलाउ पोलन ग्रेन टू मेक अ ट्यूब। अगर किसी और फूल का आ गया, अब गार्डन में तो बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, तो किसी और प्लांट का आ गया तो इट विल बी रिजेक्टेड। पोलन ग्रेन की यहाँ पे पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, झड़ जाएगा, गिर जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, पर उसको पोलन ट्यूब बनाने की परमिशन नहीं मिलेगी। पोलन ग्रेन आइडेंटिफाई हो गया, स्टिग्मा ने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है भैया ये हमारा ही है, इसको आने दो। तो ये पोलन ग्रेन आ गया। इस पोलन ग्रेन ने अब इस पोलन ग्रेन के पास हैं मेल गैमीट्स। अब ये मेल गैमीट्स यहाँ से पहुँचने चाहिए सीधा ओव्यूल के अंदर। अब ऐसे ही छोड़ देगा यहाँ पर तो गिर के ख़राब हो जाएंगे, कहीं जाएं या ना जा पाएँ।
तो एग्जैक्टली वहाँ तक पहुँचने के लिए इसको बनानी पड़ती है पोलन ट्यूब। ये बन रही है लंबी सी पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब के अंदर तैरते हुए जाएंगे मेल जर्म सेल, 2 मेल जर्म सेल तैरते हुए इसके अंदर जाएंगे और ये पहुंच जाएंगे अंदर ओव्यूल के पास। ओवरी के अंदर ओव्यूल है। अब इस ओव्यूल के पास बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, 3 एक टर्मिनल पर, 3 एक टर्मिनल पर और सेंटर में 2। इन सब के नाम हैं। अब आपने जो नाम याद रखने हैं बस वो याद रखना है कि एक इसमें से जो एंड पर है उसमें एक है फीमेल जर्म सेल, ये मेन जर्म सेल है, ये रानी है यहाँ की, इसी ने आगे का काम करना है। और सेंटर में ये जो इम्पोर्टेंट 2 आपको और सेल नजर आ रहे हैं ये है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया था कि जब भी हमारे जर्म सेल बनेंगे उनका क्रोमोसोम का नंबर आधा होगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये हैप्लॉइड है। अगर क्रोमोसोम नंबर हम 2n से डिनोट करें, जैसे 46 को हम 2n मानते हैं ह्यूमन केसेस में, तो n में कितने आ गए 23। तो मेल के पास भी n नंबर हो गए, क्योंकि हम n यहाँ से एक जनरल स्टेटमेंट ले लेते हैं, जैसे मैथ्स में आप करते हैं ना लेट द नंबर बी x, तो यहाँ पर हम क्रोमोसोम का नंबर n से डिनोट करते हैं। अगर हम मेन सेल की बात कर रहे हैं तो हम 2n लेके चलते हैं। अगर हम इसको n लेंगे तो यहाँ पर n/2 करना पड़ेगा, जो हमारी कैलकुलेशन में हमें अच्छा नहीं लगता। तो हम कहते हैं जो मेन हमारे सेल्स हैं उनके पास 2n क्रोमोसोम है और इन सेल्स को हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है। ये आगे वर्ड्स आएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आप इनको जान लीजिए कि ये सेल कहलाएंगे डिप्लॉइड सेल, जो मेन सेल्स हैं हमारे। और हमारे ये जो मेल जर्म सेल है इसके पास n क्रोमोसोम नंबर हो गए, ऐसे ही फीमेल के पास भी n क्रोमोसोम हो गए और ये कहलाएंगे हमारे हैप्लॉइड। डिप्लॉइड डबल वाले ये कहलाएंगे हमारे हैप्लॉइड, ठीक है, जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये हो गए हमारे हैप्लॉइड सेल्स जिनके पास आधे क्रोमोसोम है। अब ये n और n फिर मिलके क्या बन जाएगा 2n, और 2n से हमारा फिर प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो वापस स्टोरी पर चलते हैं अपनी, जो हमारी कहानी चल रही थी कि ये तो पोलन ट्यूब आई, इसके पास हैं 2 मेल जर्म सेल और ये दोनों मेल जर्म सेल पहुंचने चाहिए ओव्यूल के पास, ठीक है भाई। पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, चलो भैया मिलने चले। तो ये आकर के इनमें से एक मेल सेल फ्यूज हो जाता है फीमेल जर्म सेल के साथ, ठीक है। मेल और फीमेल फ्यूज हो गए तो यहाँ पर हमारा बन गया एक डिप्लॉइड जाइगोट। हमको पता है कि एक मेल और एक फीमेल के फ्यूज होने से बन जाता है जाइगोट, तो यहीं से हमारा काम शुरू है भाई, जाइगोट बन गया। अब ये दूसरा वाला नाराज है भाई, मैं भी तो आया था, मेरा भी तो कुछ काम करवा लो, मैं भी तो मेल जर्म सेल ही हूँ। तो भाई फिर प्लांट में एक तरीका बनाया गया, अच्छा इसको नाराज़ नहीं करना, तो इसको दे देते हैं हम ये पोलर न्यूक्लियाई। कहते हैं आ जाओ भाई, कोई बात नहीं, आपके लिए पोलर न्यूक्लियाई वेट कर रहा है और आपका काम हम खराब नहीं होने देंगे, ठीक है। जाइगोट तो भैया राजा बन गया, मेन सेल बन गया, क्वीन से मिल गया और ये तो बन गया राजा। अब पोलर न्यूक्लियाई के पास भी यहाँ पर n क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी n है और जो ये आ रहा है इसके पास भी n है। तो ये खुश हो जाता है, चलो भाई हाँ ठीक है, मेरे को एक फीमेल नहीं मिली तो क्या हो गया, मेरे को तो 2 पोलर न्यूक्लियाई मिल रहे हैं, मैं तो 2 के साथ रहूँगा अपना। तो ये मेल एक आ जाता है और इन 2 के साथ फ्यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर ये फ्यूज़ होकर के बनाता है ये वाला जो आ जाता है, एक यहाँ पर हम ये रेड से बना देते हैं, तो ये 3 यहाँ पर फ्यूज़ हो गए, एक मेल और 2 यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई बन के हमारे फ्यूज़ हो गए। ये बनाता है हमारा एंडोस्पर्म। ये क्या बनाता है हमारा एंडोस्पर्म, और ये किस नेचर का है ट्रिप्लॉइड, ठीक है। तो ये हमें डिप्लॉइड, जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट जो बनेगा वो बनेगा डिप्लॉइड, और जो एंडोस्पर्म बनेगा वो बनेगा ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड क्यों, यहाँ पर 3 हो गए, एक n, 2n और तीसरा यहाँ से आ रहा है, तो ये ट्रिप्लॉइड हो गया। जाइगोट डिप्लॉइड क्यों, क्योंकि बस 2n आ गए, एक इसका और एक इसका, ठीक है। अब हो गई है आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन, एक बार दोबारा से सुनिए कैसे चलेगा, ये क्लियर कर देते हैं इसको। यहाँ से 2 मेल गैमीट आए, एक फ्यूज हो गया फीमेल जर्म सेल के साथ जिसने बना दिया जाइगोट, जिससे बनेगा आगे का प्लांट।
दूसरा मेल जर्म सेल जो आया वो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज हो गया और उसने बना दिया एंडोस्पर्म। जाइगोट डिप्लॉइड नेचर का है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड नेचर का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन हमको मालूम है क्या होता है, मेल और फीमेल के मिलने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अब यहाँ इसके अंदर 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक जाइगोट बनाने के लिए फर्टिलाइजेशन हो रहा है और एक एंडोस्पर्म बनाने के लिए फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये है आपकी डबल फर्टिलाइजेशन का यहाँ पर डेफिनेशन आ गई कि भाई ठीक है, एक यहाँ पर फ्यूज़ हुआ और एक यहाँ पर फ्यूज़ हुआ तो बन गई हमारी डबल फर्टिलाइजेशन। और अब हमारा क्या बन गया, जाइगोट। अब हमारा मेन काम तो जाइगोट से शुरू होगा क्योंकि जाइगोट ने ही बनाना है आगे नया प्लांट। एंडोस्पर्म का काम तो सिर्फ न्यूट्रिशन देना है। एंडोस्पर्म के पास बहुत सारा फूड स्टोर हो जाता है जो प्लांट ये सीड को, ग्रोइंग सीड को न्यूट्रिशन देता रहता है और धीरे 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 एंडोस्पर्म अपने आप को ख़त्म कर लेता है जब ये पूरा न्यूट्रिशन दे देता है। तो बचता कौन है, जाइगोट। जाइगोट डेवलप होता है और बन जाता है एक छोटा सा बेबी प्लांट और इस बेबी प्लांट को हम बोलते हैं एम्ब्रियो। और भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और चेंजेस क्या क्या आएंगे, जो हमारा ओव्यूल था उसके ऊपर बन जाता है एक टफ कोट। ठीक है, एक सख्त सा बन जाती है लेयर और वो बदल जाता है सीड्स में। पूरी की पूरी ओवरी बन जाती है फ्रूट में। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, देखो ओवरी बन गई फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, है ना। तो वो सीड किससे बने हुए हैं, ओव्यूल से। सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है, वो किससे बना, जाइगोट से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक ड्रॉ करें, ये ओवरी, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो। ये ओवरी, ओवरी बन गई आपकी फ्रूट, ओवरी क्या बन गई आपकी, फ्रूट। इसके अंदर जो ये ओव्यूल था, ओव्यूल क्या बन गया आपका, ओव्यूल बन गया आपका सीड। और जो इसके अंदर पूरा इतना कहानी ड्रामा करके जो बना, एक मिनट, ये एम्ब्रियो इस जाइगोट की डिवीजन से बन गया एम्ब्रियो। जाइगोट की डिवीजन से क्या बन गया, एम्ब्रियो। तो ये सब चेंजेस हुए पूरा का पूरा सीड बनाने के लिए। बाकी प्लांट के पार्ट्स का क्या हुआ, पेटल्स का, सेपल्स का, वो सब झड़ गए, दे जस्ट फॉल ऑफ। किसी किसी प्लांट में वो फॉल ऑफ नहीं भी होते, जैसे टोमेटो के ऊपर आपको सेपल्स कई बार नज़र आ जाते हैं, ब्रिंजल के ऊपर आपको सेपल्स कई बार नज़र आ जाते हैं जो लगे रह जाते हैं, ग्रीन पार्ट। तो एट टाइम्स सेपल्स कभी कभी रह जाते हैं और बाकी पार्ट्स गिर जाते हैं। तो हम ये वैसे एक जनरलाइज स्टेटमेंट में कहेंगे कि बाकी पार्ट्स गिर गए और फ्रूट हमारा बन के रह गया। लेकिन किसी किसी प्लांट में कुछ कुछ पार्ट्स लगे भी रह जाते हैं। अब बन गया हमारा सीड, सीड के अंदर है बेबी प्लांट। अब इस सीड को जब अच्छी कंडीशंस मिलेंगी, फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, तब ये सीड्स जर्मिनेट होकर के बना देगा न्यू प्लांट। तो अब चलिए ज़रा सीड के अंदर भी झांक के देख लेते हैं कि क्या होता है सीड के अंदर। तो ये सीड के अंदर अगर हम एक डाइकॉट प्लांट का सीड खोलें, यानी कि डाइकॉट क्या होता है, जैसे जिसको आप सीड को खोल के 2 हिस्सों में तोड़ सके। जैसे आप ग्राउंड नट खाते हैं, मूंगफली, उसको आप तोड़कर 2 पार्ट्स में ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। आप राजमा को 2 पार्ट्स में ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, मटर को ऐसे 2 पार्ट्स में अलग अलग कर सकते हैं। तो ये जो जिन प्लांट्स में इस तरीके के सीड्स को आप 2-2 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, वो कहलाता है डाइकॉट प्लांट। अब आप गेहूं को ऐसे नहीं तोड़ सकते, राइस को ऐसे नहीं तोड़ सकते, मेज़ को ऐसे नहीं तोड़ सकते, वो डाइकॉट नहीं है, वो मोनोकॉट प्लांट्स हैं। तो डाइकॉट में ये हमने जो 2 वाइट हिस्से जो हमको नज़र आते हैं राजमा में या ग्राउंडनट में, मूंगफली में, वो कहलाते हैं हमारे कॉटिलेडॉन्स। कॉटिलेडॉन्स का काम क्या है, फूड स्टोर करना। इसलिए तो हम कॉटिलेडॉन खाते हैं क्योंकि उसमें फूड स्टोर है। तो वैसे वो आपके लिए फूड स्टोर नहीं है, वो फूड स्टोर किसके लिए है, ये बेबी प्लांट के लिए। ये कॉटिलेडॉन सबसे ऊपर की कवरिंग से कवर्ड रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं सीड कोट। सीड कोट और कॉटिलेडॉन हो गया। अब चलिए बेबी प्लांट की तरफ, एम्ब्रियो की तरफ। एम्ब्रियो में आपके 2 पोर्शन है, एक
टॉप पार्ट जिसको हम प्लूम्यूल कहते हैं, इस प्लूम्यूल से बनता है शूट सिस्टम, यानी कि ऊपर का पार्ट, प्लांट का जितना ऊपर का है, स्टेम, लीव्स, ये कहाँ से बनेगी? प्लूम्यूल से। और जो एम्ब्रियो का लोअर पार्ट है जिसको हम रेडिकल बोलते हैं, उससे बनेगी हमारी रूट्स। तो ये तो था हमारा स्ट्रक्चर सीड का। अब एक छोटा सा टॉपिक आपका और आ रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों डबल फर्टिलाइजेशन इम्पोर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो हमने डिप्लॉइड जाइगोट बनाया था, और डिप्लॉइड जाइगोट से हमारा एम्ब्रियो बन रहा था, जिससे हमारा न्यू प्लांट बन रहा था। तो एक फर्टिलाइजेशन तो ये हुई हमारी, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? डिप्लॉइड बनने से हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो रीस्टोर हो गया। आधे आधे आए थे, फ्यूजन हुई, पूरा पूरा डिप्लॉइड बन गया, ठीक है। न्यू प्लांट भी बन गया। अब दो पोलर न्यूक्लियाई जब डिवाइड हुए, जब हम दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब एक मेल गैमीट फ्यूज हुआ था, तो उसने ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाया। इस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस से बनेगा एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म से मिलेगी नरिशमेंट टू द ग्रोइंग प्लांट। सो यहाँ पर आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप कि आपको ये लेसन यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगेन डू रीड योर NCERT, एंड आई प्रॉमिस यू कि आप लेक्चर सुनने के बाद अगर NCERT रीड करेंगे तो आपकी NCERT आपको बिल्कुल क्लियर रहेगी। एंड स्टे ब्लेस, गॉड ब्लेस यू ऑल, enjoy learning.